नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। 4 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। 6 राष्ट्रीय पार्टियों के साथ दर्जनों रीजनल पार्टियां मैदान में उतरेंगी, लेकिन इस बार इन जमी जमाई पार्टियों के बीच अरविंद केजरीवाल की एक ऐसी नई पार्टी भी लोकसभा चुनाव में हुंकार भरने वाली है, जिसने अभी अभी दिल्ली में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। दिल्ली के बाहर केजरीवाल की पार्टी का ऐसा कोई सियासी वजूद नहीं जिसे देखकर हम या आप अंदाजा लगा सकें कि केजरीवाल फैक्टर कितना काम कर सकता है। लेकिन केजरीवाल के ललकार से राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर छा जाने को बेकरार नेताओं की नींद उड़ गई है। दिल्ली की हुकूमत पर हक जताने वालों के होश उड़े हैं। नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध रखी है। ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर 2014 के चुनाव में केजरीवाल फैक्टर हावी हुआ तो मोदी के मंसूबों की हवा तो नहीं निकल जाएगी। सबसे ज्यादा खतरा मोदी के मिशन यूपी को लेकर है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। अगर केजरीवाल की पार्टी ने यूपी में सियासी समीकरणों को प्रभावित किया तो मोदी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन जातिगत राजनीति में फंसे यूपी में क्या केजरीवाल दिल्ली जैसा कमाल दिखा पाएंगे? लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान केजरीवाल के अति आत्मविश्वास का नतीजा तो नहीं? क्या 4 महीने के भीतर केजरीवाल 4 बड़ी पार्टियों वाले यूपी में अपनी जगह बना पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यूपी होगा अरविंद केजरीवाल का अगला कुरुक्षेत्र? क्या मोदी के मिशन यूपी में रोड़ा बनेंगे केजरीवाल? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे कई मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। अब इस लड़ाई को पूरे देश में ले जाना पड़ेगा। बहुत दूर हमें जाना है, दिल्ली से तमिलनाडु तक जाना है। देश का चुनाव में लड़ेंगे, आने वाले चुनाव में लड़ेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक झाड़ू चलेगी साथियों, झाड़ू चलेगी, झाड़ू चलेगी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी के अनुष्ठान की बदौलत देश में सियासी प्रतिष्ठानों की बुनियाद हिलाने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब 2014 की लड़ाई के लिए हुंकार भर रही है। इस ललकार की गूंज दिल्ली के तख्त-ओ-ताज पर कब्जा करने की मंशा रखने वाले मोदी और उनकी पार्टी को भी सुनाई दे रही है। बीजेपी नेताओं को लगने लगा है कि 1 साल पहले बनी ये नवोदित पार्टी दिल्ली में उनके सपनों में पलीता लगाने के बाद लोकसभा चुनाव में उनके लिए सरदर्द न बन जाए। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ अपनी पार्टी के प्रखर वक्ता कुमार विश्वास को उतारने का शिगुफा छोड़कर केजरीवाल की पार्टी ने संकेत दे दिया है कि 2014 के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश ही उनका अगला कुरुक्षेत्र होगा। लेकिन जिस केजरीवाल की विजय घोष से दिल्ली में बीजेपी का हलक सूख गया, जिस केजरीवाल की प्रचंड ताकत के आगे मोदी का महा मैनेजमेंट भी बीजेपी को सत्ता और सिंहासन तक नहीं पहुंचा सका, जिस केजरीवाल की वजह से दिल्ली में मोदी फैक्टर हवा हो गया, जिस केजरीवाल की वजह से कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसी केजरीवाल, उनकी पार्टी और उनके नेता कुमार विश्वास को क्या क्या उपाधि दे रहे हैं यूपी बीजेपी और कांग्रेस के नेता, पहले जरा ये देखिए। गोरखपुर की जनता ने स्थानीय निकाय के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए को चुनाव जिता दिया था। कौन? कुमार विश्वास वो क्या लड़ेगा? वो क्या लड़ेगा? क्या लड़ेगा? अरे वहाँ जोकर बहुत हैं, एक जोकर और पहुंच जाएगा। अरे वहाँ तमाम जोकर लड़ते हैं, कानपुर में भी एक लड़ रहा। केजरीवाल की पार्टी और उनके साथियों को कमतर आंकने का ये सिलसिला पुराना है, लेकिन जब दिल्ली के नतीजे आए तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बीजेपी के लिए सत्ता और सिंहासन का सपना दृश्य लोक में चला गया। मोदी की ऐसी बोलती बंद हुई कि अभी तक मौन अवस्था से बाहर नहीं आए हैं। अब 2014 की हुंकार भरने वाले केजरीवाल को भी पता है कि जो यूपी में असरदार होगा वही देश की हुकूमत का सरदार होगा। दिल्ली जीतने निकले मोदी की नजर भी मिशन यूपी पर है। लोकसभा चुनाव से पहले ही नैतिक लड़ाई हार चुकी कांग्रेस से ज्यादा मुश्किल चुनौती खुद को बीजेपी का चैंपियन मानने वाले नरेंद्र मोदी के लिए है। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी से कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के पास यूपी से इस वक्त 10 सांसद हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि यूपी में उसे मोदी फैक्टर का फायदा मिलेगा। 1998 के लोकसभा चुनाव में जिस वक्त वाजपेयी की लहर थी, यूपी से बीजेपी को सबसे ज्यादा 57 सीटें मिली थी। 2014 में अगर केजरीवाल फैक्टर आड़े आया तो क्या बीजेपी 16 साल पहले वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी? केजरीवाल फैक्टर की सबसे अधिक चिंता अब मोदी खेमे में है। केजरीवाल की पार्टी अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सियासी समीकरणों का खेल बिगाड़ देती है तो क्या मोदी का सपना पूरा हो पाएगा? लेकिन केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश में अपनी ताकत दिखाने के लिए उनके पास सिर्फ 4 से 5 महीने का वक्त है। क्या इतने कम वक्त में केजरीवाल यूपी का कुरुक्षेत्र जीत पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। 4 या 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार एक नई पार्टी उतर रही है। नई पार्टी
जो 1 साल पहले बनी नई पार्टी जिसने दिल्ली में चमत्कार दिखाया, वो नई पार्टी केजरीवाल की है। सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश बहुत अहम है, बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, लेकिन कांग्रेस की 22 सीटें हैं और कांग्रेस को भी पता है सीटों का नुकसान ही होना है, सीटों के बढ़ने की संभावना न के बराबर है। अब सवाल उठता है बीजेपी का, 10 सीटें बीजेपी के पास है, बीजेपी का हौसला है, बीजेपी की उम्मीद है कि कहीं वाजपेयी की तरह करिश्मा काम कर गया तो 57, 58, 60 और तमाम ऐसे आंकड़े प्रोजेक्शन बीजेपी के नेताओं के दिमाग में है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक मोदी का रथ दिल्ली की तरफ नहीं आएगा। सवाल उठता है केजरीवाल क्या यूपी में कोई फैक्टर बनेंगे? इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। स्टूडियो में है कमाल फारूकी, समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जगदम्बिका पाल कांग्रेस के नेता, मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रोफेसर आनंद कुमार आम आदमी पार्टी के नेता, पुरुषोत्तम अग्रवाल जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, चिंतक हैं। सबसे पहला सवाल मुख्तार अब्बास नकवी जी, किसी भी ढंग से क्या आप चुनौती मानते हैं केजरीवाल को? दिल्ली में किसी ने नहीं माना, ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने, और उसके बाद दिल्ली में जो हुआ वो हमने देखा। क्या यूपी में बीजेपी केजरीवाल फैक्टर को, केजरीवाल को चुनौती मानती है, कोई चिंता मानती है? देखिए, देश की जनता जिस तरह से कांग्रेस के कुशासन से कराह रही थी उसी तरह से दिल्ली में था, और जो कुछ भी फैसला आया है निश्चित तौर से कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ देश की जनता का और दिल्ली की जनता का जनादेश है। लेकिन सितारों के आगे जहां पे और भी है, अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में जहां पर भारतीय जनता पार्टी 10 सालों से सत्ता में थी, 10 सालों के बाद अपने काम के बल पर 15वें साल में आई और 38% वोट था। हम 38 से जो है वो 48%, 48% वोट पे आए। नकवी साहब, मध्य प्रदेश राजस्थान पर हम बीजेपी को बहुत सलामी दे चुके हैं, बहुत गुणगान कर चुके हैं। मैं स्पेसिफिक थोड़ा यूपी पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान पर हमने 5 दिन बहुत बात की, जबरदस्त आपको वोटिंग मिली, कामयाबी मिली और सलाम करने लायक है जनता ने जिस ढंग से जनादेश दिया। हम यूपी पर आना चाहते हैं। क्या यूपी में केजरीवाल को चुनौती मानते हैं, कोई फैक्टर मानते हैं? आपको ऐसा लगता है कि कोई ध्रुव हो सकता है यूपी में, बीजेपी के लिए कोई चुनौती हो सकती है? देखिए यूपी में समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, और ये पीस पार्टी भी है, दूरदर्शी पार्टी भी है, बहुत सी पार्टियां हैं, और वो पार्टियां कितको चुनौती होंगी ये तो समय बताएगा। देखिए, ये कोई बहुत बड़ा वंडर नहीं हुआ है, देश की लोकतंत्र का ब्लंडर साबित जरूर होगा, क्योंकि अगर वो पार्टी जो पार्टी की बड़े बड़े वादे और सपनों के सौदागर बनकर आई थी, वो अब ये इस तक भी तैयार नहीं है कि वो सरकार बनाए। अपनी सरकार छोड़िए, सरकार जो बनाए नहीं बनाए उसका मतलब नहीं है। यूपी वो जो उनको विधानसभा में एमएलए मिले हैं, उन एमएलए की जिम्मेदारी भी निभाने को तैयार नहीं हो जो दिल्ली में, वो हमारे लिए वहां क्या चुनौती होंगे? चलिए, वहां आपके लिए चुनौती नहीं होंगे। दिल्ली पर चर्चा चुकी हम 4-5 दिन कई बार कर चुके हैं, इसलिए मैं यूपी पर चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन आपने मुख्तार जी कहा पीस पार्टी, दूरदर्शी पार्टी और तमाम ऐसी बातें कही जिससे लगता है कि आप खारिज ही कर रहे हैं। हम प्रोफेसर आनंद कुमार के पास जाए, उससे पहले पुरुषोत्तम अग्रवाल से एक टिप्पणी, क्या चुनौती है? इसी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम ने केजरीवाल को दिल्ली में खारिज किया, और केजरीवाल ने जिस ढंग से किया वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का ब्लंडर है, वंडर नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी का वन लाइनर बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छे ढंग से वो बोलते हैं। क्या ये वंडर नहीं है, ब्लंडर है, और ये यूपी में कुछ भूल नहीं खिलाएगा? मेरे ख्याल से यूपी की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी की जीत के राजनीतिक महत्व को नकारना अपने आप में ब्लंडर है, और इससे कोई लाभ नहीं होगा ना मुख्तार अब्बास नकवी की पार्टी को, ना किसी और की पार्टी को। जहां तक बात यूपी की, अगर हम ठंडे दिमाग से बात करें, देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सफलता के पीछे उनका पिछले लगभग 2 साल का काम था। अन्ना का आंदोलन, उसके बाद फिर इनका अरविंद केजरीवाल का अपना आंदोलन, फिर उन्होंने पार्टी का ढांचा खड़ा किया, हमारे मित्र आनंद कुमार और योगेंद्र यादव जैसे लोगों के सहयोग से पार्टी का एक वैचारिक संदर्भ तैयार किया। अगले 3-4 महीने में उत्तर प्रदेश जैसे, और यहाँ मुख्तार अब्बास नकवी की बात सही है, सब लोग जानते हैं यहाँ नकवी की वैचारिक संघर्ष। नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए सर। वो सब लोग जानते हैं। अब आपको मौका मिला तो आप लोगों का काम करिए ना। नहीं, आप पार्टी से नहीं है, ये आप पार्टी से नहीं है, आप पार्टी के नेता से हम जब बात करेंगे तब पुरुषोत्तम अग्रवाल बोल रहे हैं, आप पार्टी की तरफ से नहीं है, तो अपना विश्लेषण बोल रहे हैं। नकवी साहब, मैं आप, नकवी साहब प्लीज 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 जी आप मेरी बात सुन लें प्लीज जी। तो ये जो उत्तर प्रदेश की जटिल राजनीतिक स्थिति है,
और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, इतनी वहां की सामाजिक ढांचे में विविधता है, 4 महीने में आम आदमी पार्टी उस तरह का इम्पैक्ट छोड़ पाएगी जैसा कि उसने दिल्ली में छोड़ा, इसमें तो मुझे संदेह, इसमें संदेह है। कुमार विश्वास भी हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन एक बार प्रोफेसर आनंद कुमार, 4 महीने हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल भी कह रहे हैं संदेह है, और मुख्तार अब्बास नकवी ने तो कहा ही है कि पीस पार्टी, दूरदर्शी पार्टी और कई पार्टियां हैं, आप वहां क्या कर पाएंगे। सवाल ये उठता है 4 महीने में क्या करेंगे, कितनी सीटों पर, आप यूपी की बात करें, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपने राहुल गांधी के खिलाफ कुमार विश्वास का तो नाम ले लिया, क्या जहां मोदी लड़ेंगे, क्या मनोहर जोशी लड़ेंगे, क्या राजनाथ लड़ेंगे, उन सब के खिलाफ आपके उम्मीदवार होंगे, और होंगे तो सिर्फ एक सिंबॉलिक होंगे, या आपको लगता है आपको चुनौती दे पाएंगे? नहीं अजीत जी, अभी जो बातें कही गई ये दोनों गंभीर बातें हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब तो यूपी के ही बेटे हैं, और पुरुषोत्तम अग्रवाल जी पूरे देश की राजनीति की नब्ज पर हाथ रखना जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का 26 नवंबर के बाद जो गठन हुआ, राज्य समिति से लेकर के जिला स्तर पर सक्रिय इकाइयों की बराबर उपस्थिति बनी रही, और इस चुनाव में जो दिल्ली का चुनाव हुआ उसमें यूपी से आए हुए कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान था, और इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, इन सब में बड़ी सक्रियता चल रही है। नहीं, आप चुनाव की बात मैं पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश एक प्रदेश नहीं है, चुनाव की बात पूछ रहा हूँ कि आपने ऐलान कल कर दिया यहाँ जंतर मंतर से, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और 4 महीने हैं, कितनी सीटों पर आपको लगता है चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ अति आत्मविश्वास का प्रदर्शन है, या आप सिंबॉलिक है, या आपको लगता है आप किसी को चुनौती दे पाएंगे, और उसकी वजह? नहीं, जैसा हमने कल आह्वान किया है अपने धन्यवाद कार्यक्रम में, उत्तर प्रदेश में कई जनाधार वाले नेता और संगठन हैं, उनको जोड़ करके हम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बहुत बेहतरीन और गंभीर उम्मीदवारी के लिए लोगों को जोड़ेंगे। उसमें हमारी पार्टी भी रहेगी, उसमें और ऐसे लोगों को रखेंगे जो अभी तक हमारी पार्टी में नहीं थे, हमारे समर्थक थे, अन्ना आंदोलन के समर्थक थे, और उनका चलिए 4 महीने में ये सब आप कैसे करेंगे? हम उम्मीद करते हैं 4 महीने में ये कैसे करेंगे? कांग्रेस, बीजेपी, बसपा और सपा को, चारों को हम पर्याप्त सेवा का अवसर देंगे, चारों को पर्याप्त सेवा का अवसर देंगे। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार जगदम्बिका पाल जी, अब तक तो आपका मुकाबला वहां बीएसपी से है, समाजवादी पार्टी से, हालांकि कुछ फ्रेंडली भी है क्योंकि एक दूसरे के लिए आप लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी आपके लिए कुछ छोड़ती है और आप उनके लिए छोड़ते हैं, बीजेपी है, और अब एक नई पार्टी केजरीवाल की आ रही है जिसने दिल्ली में आपके होश उड़ा दिया, अब यूपी में होश उड़ाने आ रही है। जगदम्बिका पाल जी, देखिए, अब आपको 2003 के असेंबली के चुनाव मालूम होंगे, 2004 में, उसके बाद हमने बेहतर प्रदर्शन लोकसभा में किया। 2009 अगर पिछला लोकसभा का चुनाव देखें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 22 सीटें मिली, बीजेपी को मात्र 10 सीटें मिली, 21 मिली समाजवादी पार्टी को और 20 मिली बहुजन समाज पार्टी को। तो 2009 के अगर लोकसभा के चुनाव का परिणाम देखें तो कांग्रेस ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। सर, आप पास्ट की बात से निकलिए, प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस नेताओं की? पास्ट की बात बहुत करते हैं, प्रेजेंट की बात करिए। प्रेजेंट की पिछले 1.5 साल में क्या हो रहा है, जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, यूपी में असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ, अभी 4 राज्यों में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कहां चले गए आप? 10% सीटें मिली आपको लगभग, तो उसकी बात करिए। और मैं उसमें स्पेसिफिक यूपी कर रहा हूं, क्या आप चुनौती मानते हैं या नहीं? पहले या तो आप खारिज कर दीजिए कि हमारे लिए इररिलेवेंट है, जैसे अब तक शीला दीक्षित कहती है हु इज केजरीवाल, तो क्या आपके लिए मायने रखता है या नहीं? नहीं ना, अगर आपने मुझसे कोई सवाल पूछा है जी, आप कह रहे हैं 1.5 साल पहले असेंबली का चुनाव हो, उसमें क्या परिणाम रहा? असेंबली के चुनाव में चाहे 1.5 साल पहले 28 सीट मिली हो, या लगातार पिछले 3-4 चुनाव से हमें हमेशा कभी 24 सीट, कभी 22 सीट, कभी 28 सीट मिली है, लेकिन पार्लियामेंट में हमने उसके बावजूद भी हमने 22 सीटें पाई थी। और आज पार्लियामेंट में जो सीटें हैं, हम सब लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम अपनी अपनी सीटों को जीतने के लिए विकास कर रहे हैं। चुनौती मानते हैं कि नहीं केजरीवाल को? तो इसलिए केजरीवाल को चुनौती मानते हैं कि नहीं? हम केजरीवाल, हाँ
बिल्कुल केजरीवाल को चुनौती नहीं मानते हैं। हमारी लड़ाई सीधी, अगर जिस तरीके से आज कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उस फिरका परस्त ताकतों से हम पूरे देश में लड़ते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी चलिए, आप चुनौती नहीं मानते। कुमार विश्वास हमारे साथ हैं। आप फिरका परस्त ताकतों से लड़ने के लिए दिल्ली में भी थे, लेकिन दिल्ली में बीजेपी 32 सीटों पर है, एक अकाली को मिलाकर आप कहां हैं? हाशिए पर 8 सीटों पर, और एक नई पार्टी ने आपका क्या हाल किया? अभी फिर आप कह रहे हैं कि आप किसी लायक नहीं मानते। कुमार विश्वास, आपने तो ऐलान कर दिया कि आप राहुल गांधी के खिलाफ सीधे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का सवाल है। प्रोफेसर आनंद कुमार कह रहे हैं हम हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, कांग्रेस कह रही है आप उनके लिए मायने नहीं रखते। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि जैसे पीस पार्टी, दूरदर्शी पार्टी, तमाम पार्टियां हैं, तो एक और पार्टी आएगी, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए अजीत जी, दो अलग अलग प्रश्न है। एक तो मैं बड़ा आभारी हूं आज इस बात पर कि बेनी प्रसाद वर्मा जी ने कहा कि कुमार विश्वास एक जोकर है। तो मैं बहुत आभारी हूं कि सलमान खुर्शीद कीड़ा कहते थे, गटर स्नाइप कहते थे, शीला दीक्षित हमको मानसून का कीड़ा कहती थी, तो आज मैं प्रमोट हो गया। आज मैं कीड़े से कम मनुष्य बन गया 28 सीट आने के बाद। दूसरा जो आप ही कह रहे हैं कैडर की बात, कि भाजपा के पास कैडर है, कांग्रेस के पास कैडर है। हमारे मित्र मुख्तार अंसार नकवी साहब बैठे हैं, ये भी कल हमें कह रहे थे आम अमरूद पार्टी है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो लोकतंत्र में जिनको 30% के आसपास मतदान दिया हो लोगों ने, या 28 लोग दिया हो, अगर उसके ऊपर इनकी लोकतांत्रिक टिप्पणी है तो इसका भी मैं स्वागत करता हूं। और दूसरा, जहां तक कैडर की बात है, प्रोफेसर आनंद कुमार मेरे वरिष्ठ साथी, उन्होंने जो कैडर बताया उसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं, हम इस संभावना पर चुनाव नहीं लड़ रहे कि कैडर कितना है, हम इस संभावना पर भी चुनाव लड़ रहे कि पैसा कहां से आएगा। हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारा चुनाव आम आदमी खुद लड़ता है। कुमार विश्वास की कोई औकात नहीं है कि नहीं, तो आप मोदी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे, आप अडवाणी के खिलाफ, राजनाथ सिंह के खिलाफ, बीजेपी के बाकी नेताओं के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे? मैं साफ साफ जानना चाह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे और नेता होंगे, हालांकि अडवाणी नहीं होंगे, लेकिन मोदी हो सकते हैं, जोशी हो सकते हैं। आपके यहाँ बैठे हैं जी, पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब बैठे हैं। भाषा ने विमर्श ऐसा बना दिया है हमारे संवाद का कि हम मंदिर बोलते हैं तो मस्जिद बोलना पड़ता है, अन्यथा हमें राष्ट्रवादी कह दिया जाता है, सांप्रदायिक कह दिया जाता है। तो हमने राहुल पर अगर एक बात कही तो मोदी पर तुरंत पूछ ली जाती है। और राहुल जी पर जो टिप्पणी की थी वो मनीष सिसोदिया का प्रस्ताव है। हमारे यहाँ 10 जनपद या नागपुर से टिकट नहीं मिलता, नहीं, चलिए विधिवत अप्लाई करना पड़ता है। आपने गलत ढंग से, पुरुषोत्तम जी ने कहा उसको आपने गलत ढंग से लिया। कुमार विश्वास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कमाल फारूकी साहब, आपके पास भी आऊंगा। मुख्तार अब्बास नकवी, मुझे लगता है कि जैसे आपका भी जिक्र किया कि आपने आम अमरूद पार्टी कहा, गडकरी ने चिल्लर पार्टी कहा, और बहुत तरह की बातें कही गई। मुझे लगता है कि एक अंडर एस्टिमेट करने की जो तरीका था पॉलिटिकल पार्टी का पहले भी था, यूपी में फिर से आप अंडर एस्टिमेट करेंगे। लगता नहीं कि जनता में एक आक्रोश था, जनता एक नए विकल्प की तलाश कर रही थी, दिल्ली में मिला। अगर यूपी में भी कहीं कुछ गुंजाइश हुई 10, 20, 25 सीटों पर भी, तो बहुत बड़ी चुनौती होगी आपके लिए और मोदी के लिए, क्योंकि दिल्ली का सपना मोदी का है और बीजेपी का है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने ये आप पार्टी को दिया है, उसको हम नतमस्तक होकर के शुरू से सलाम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन इनको ये पहली बात तो तय करना होगा कि कांग्रेस के कुशासन को रोकना है या मोदी और भाजपा के सुशासन के रथ को रोकना है। ये कहते हैं कि हम तो अब कांग्रेस को नहीं, मोदी और भाजपा के सुशासन के रथ को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी देश में कोई अजूबा नहीं हुआ है ये, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है। अगर आप देखिए तो छात्रों ने सरकार बनाई है। अगर असम की आप बात रखें, और तमाम देश में ऐसी घटनाएं हमेशा होती रही हैं। इसलिए इसके आधार पर अहंकार और इसके आधार पर यह कहना कि साहब हम जो हैं वो सर्वशक्ति संपन्न हो गए और सारे के सारे लोग बेईमान है। ईमानदारी का झोला और ईमानदारी का झोला और बेईमानी का झोला ये नहीं चलेगा। मुख्तार भाई, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज आपने आम आदमी पार्टी कहा। कल सुबह मैं आम अमरूद पार्टी सुन रहा था, तो जो फल से आपने हमें मनुष्य बनाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। ये अहंकार हमने कभी किया नहीं, हम ना कभी करने वाले हैं। और जो आप कह रहे हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बात सुनिए, स्वास्थ्य बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वास्थ्य के लिए। मैं चने खाकर हमने आपको हरा लिया। उन्होंने कहा, मैं टू द पॉइंट कह रहा हूं कि ये इंडिया अगेंस्ट कांग्रेस नहीं है। एमसीडी जो एशिया की भ्रष्टतम 10 संस्थाओं में शुमार है, जहां 12.5 करोड़ रुपए में वेबसाइट बनती है, ये उन येदियुरप्पाओं की, उन गडकरियों की, उन निशंकों की पार्टी के खिलाफ भी है। आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार केवल कांग्रेस का दिखाई दे, आपका दिखाई दे। और मैं आपसे वादा चाहता हूं, आप जो कह रहे हैं हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो आप न्यूज 24 पर कहिए कि आप जिनके घोषणा पत्र के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे दिल्ली में, पूरे देश में, आप उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे 2014 में। तो आप खिलाफ लड़ेंगे तो आप उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे।
संक्षिप्त, उसके बाद स्टूडियो लौटना होगा जी। मैं बस जब मैं तो ये बात नहीं करना चाहता था, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली घटना है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को विदेशियों ने गोद लिया और उन विदेशियों का पता नहीं कि कहां से आए हैं, कौन से आए हैं। और लड़ाई तो दाऊद इब्राहिम की है, तो तुम क्या दाऊद इब्राहिम को इस देश को गोद दे दोगे? जो है बेचना है, तुम देश को लुटे रहे हो। नादानी की बात है। मुझे आपको जवाब देना चाह रहे हैं, वैसे विषय से हम भटा रहे हैं। बताइए, मेरा मुद्दा यूपी है। यूपी में लोकसभा चुनाव में 4 पार्टियों के बीच से 5वीं पार्टी और उससे होने वाला जो भी सियासी समीकरण में उलटफेर। अरे आप मुख्तार भाई नहीं, मुख्तार भाई बहुत टाइम ले लिया आपने, जरा अदब से सुन लीजिए। अब जरा अदब से हमारी बात भी सुन लीजिए। ये क्योंकि यूपी नहीं, मेरी बात अदब नहीं, अभी आपकी बहुत होगी, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। इनकी उनकी तो तुम विदेश से कैसे लेके आए थे? तुम विदेशियों को ला करके इस देश को गोद दे रहे हो और तुम कहते हो कि अभी हमने दिल्ली को गोद दिया, अब देश को गोद देंगे। कल तुम दाऊद इब्राहिम को लेके आओगे। कौन विदेशी आए थे यहाँ पे? और इन विदेशियों को तुमने जो गोद दिया है कौन है? आप अपमान कर रहे हो, उसका भारत के बेटों का जो पासपोर्ट भारत का रखते हैं और इसका अपमान का बदला वो लोग आपको पूरे देश में देंगे। तुम्हें बताना होगा देश को। बिल्कुल, आप एक एक चंदे की साइड देखिए, मुख्तार साहब आपकी हताशा आपकी भाषा से दिखाई दे रही है और मुझे लगता है रामपुर में हताशा का हिसाब किताब आम आदमी आपके साथ भी करेगा। ऐसा है, ईमानदारी का चोला और बेईमानी का झोला। इन जुमलों से देश नहीं चलता, ये जुमले खत्म हो चुके। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। गजब तो यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। जी चलिए, आप दोनों को बेईमानों के आप सरदार हैं और ठगों के ठेकेदार हैं। ठगों के ठेकेदारों को देश जान चुका है। आपकी शुभकामना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन विदेशियों को कहां से लाए थे? कल दाऊद इब्राहिम को लाके यहाँ बैठा दोगे तुम? नहीं, वो आपका काम है, देश को छोड़ने का काम है, आतंकवादियों को कंधार में छोड़ने का। तुम जो है हमारे पास बताओ, देश को लिख के दो कि किन किन विदेशियों को तुमने देश को ठेके पे दिया है। आप उन विदेशियों के नाम देख लीजिए, उन भारतीय पासपोर्ट धारकों का जो आप अपमान कर रहे हैं न्यूज 24 पर, वो सब देख रहे हैं। और ये वेबसाइट पे डाली जाएगी बहस और ये यूट्यूब पे भी डाली जाएगी। पूरी दुनिया के उन 66,000 बच्चे भारत और बाहर रहने वालों ने जिन्होंने 10-10 रुपए की सलाई की है, उन्हें विदेशी आप दोनों को रोकना होगा। आप दोनों को रोकना होगा। मुख्तार साहब कुमार विश्वास, माफ करें, आप दोनों को रोक रहा हूँ क्योंकि आप दोनों को रोक रहा हूं। मुख्तार साहब, कुमार विश्वास, हम वापस यूपी पर लौटते हैं और जिस ढंग की टीका टिप्पणी तलखी है वो हमारे सामने कमाल फारूकी साहब बहुत तलखी से बहुत सारी बातें, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे को लगाए, लेकिन हम यूपी पर लौटते हैं क्योंकि उससे हम बात कहीं बढ़ेगी नहीं और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होगी। फिर मैं वहीं लौटता हूं। क्या फैक्टर हैं केजरीवाल? हालांकि बहुत सारी तलखी गुस्सा जो दिखा मुख्तार अब्बास नकवी का। मुख्तार साहब, आप तो बहुत हमारा एक कहना है, संजीदगी से आप इतना गुस्सा क्यों? हमको भी बोलिए अंजुम भाई, अब हमको बहुत देर हो गई से सुनी मुख्तार साहब। ये चाहता हूँ नहीं अंजुम भाई, मुख्तार भाई, अब हमको बहुत देर हो गई इंतजार करते हुए। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए, संजीदगी से रहिए जी। मुख्तार भाई बोलने जी, मुख्तार भाई प्लीज, मुख्तार भाई, कुमार भाई सुनिए, मुख्तार साहब, कुमार साहब प्लीज हमको बाहर मत हो जाइए। कुमार भाई हमको टाइम दीजिए थोड़ा सा। कुमार भाई, मुख्तार साहब एक मिनट, मुख्तार साहब जरा कमाल, हम ये महसूस करते हैं। नहीं, मेरा एक सवाल है। नहीं, अभी बाद में सवाल कीजिएगा भाई, बाद में सवाल कीजिएगा, बाद में सवाल कीजिएगा। केवल एक सवाल। मुख्तार भाई बाद में सवाल कीजिएगा बाबा। मुख्तार भाई बाद में सवाल कीजिएगा। सुन लीजिए, एक आदमी दोनों में तो कोई रुकेंगे ना। चलिए आगे रुक जाइए। ऐसे तो फिर एक मिनट मुख्तार साहब, मुख्तार साहब बाकी लोग भी हैं। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी को गोद दिया है मुख्तार साहब, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। इन्होंने किन किन विदेशियों को दिल्ली की मुख्तार साहब वो आपने कहा ना, उसका उन्होंने जवाब दिया। मुख्तार साहब, ये विषय डिबेट में बाकी मेहमान भी हैं, उनको भी अपनी बात रखने दें। मुख्तार साहब, विदेशियों को
इन्होंने दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी को वोट दिया है और उन विदेशियों ने कितना पैसा दिया है। मुख्तार साहब बास की दिशा भी बदल रही है। मुख्तार साहब शर्मिला नेता है। मुख्तार साहब शारजा के पाकिस्तान के किन विदेशी। मुख्तार साहब ये मुद्दा नहीं है। दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी को वोट दिया है। चलिए मुख्तार साहब आपने अपनी बात कही, आपके पास आएंगे कमाल फारूकी साहब। मुझे लगता है ये गुस्सा और आक्रोश हमें बड़ा अफसोस है कि दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आपको बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया है। और मुख्तार भाई का जहां तक ताल्लुक है, दाऊद इब्राहिम को, अरे भाई कुमार साहब सुनिए, कमाल फारूकी साहब बोल रहे हैं, ये कुमार साहब सुनिए, विश्वास नहीं बोल रहे हैं, कमाल फारूकी बोल रहे हैं, इनको अपनी बात करने दीजिए। मुख्तार साहब, मुख्तार भाई बात करने दीजिए हमको। मुख्तार भाई हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। दिल्ली को किन विदेशियों को वोट दिया है? मुख्तार साहब ये कमाल फारूकी साहब बोल रहे हैं, इनको तो सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के नेता रहे, ये नहीं है आप में, इसलिए इनकी बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि आप क्योंकि बहुत ही अच्छे लफ्जों में बात करते हैं, लेकिन आज आपका जो ये गुस्सा है, ये आपका जो एम्बेरसमेंट है, और ये आप बतला रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और मुझे अफसोस की बात यह है कि जगदम्बा साहब भी जो है वो भी बहुत ही सीरियस सारे लोगों को बेईमान कहेंगे तो क्या करेगा? लीजिए मुख्तार भाई, सुन लीजिए ना एक मिनट। और जिस तरह से हमारे कांग्रेस के भाई ने भी, मैं भी उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूं, जिस तरह से बिल्कुल नकार दिया आप पार्टी को, तो मेरे ख्याल से आप राइटिंग ऑन द वॉल जो है ना नहीं देख पा रहे हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपने यही सब कुछ किया तो यूपी के अंदर भी वही हशर होने वाला है जो दिल्ली में होगा। आप बिल्कुल क्लियरली ये समझ लीजिए कि जहां तक मैं डिस्कस नहीं करूंगा और दूसरी जगह, कुमार साहब जरा बात करने दीजिए। जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में आपको इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली है, उसकी वजह यह है कि वहां कोई दूसरा विकल्प लोगों के पास नहीं था। बीजेपी बना, और अगर ये विकल्प, अगर ये आप पार्टी दिल्ली के अंदर भी नहीं होती तो आपको यहाँ भी 65 सीटें मिलती। मैं भी बोलूंगा उसके बाद अब जहां तक यूपी का ताल्लुक है, यूपी में आपने जितने भी समीकरण बतलाए हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए कि यूपी की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि यूपी की जनता दिल्ली के अंदर जो हैपनिंग हो रही है उसको ना जानती हो, प्रैक्टिकल चीजें ना जानती हो। यूपी की जनता जबकि बिल्कुल करीब में है बॉर्डर पर, और जैसे भी कुमार साहब ने फरमाया, बहुत सारे लोग यहाँ आकर देख भी रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। आप भी यूपी के हैं, मैं भी यूपी का हूं, लेकिन मैं दिल्ली की पॉलिटिक्स को देख रहा हूं, हम में से कोई नहीं समझ रहा था। मैं ये महसूस करता हूं कि अगर कोई भी जिम्मेदार आदमी, उसमें मैं किसी का नाम लिए बगैर कर रहा हूं, अगर आप पार्टी को अगर आप निगेट कर रहे हैं तो मैं समझता हूं गलत, ये सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। ये वंडर के लिए ब्लंडर कर रहे हैं आप। नाउ इट इज ए फैक्ट, आप पार्टी जो है वो एक फैक्चुअल पोजीशन है, आप उसको नकार नहीं सकते। आप चाहे उसको फॉरेनर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो है। आपने अपने कुमार विश्वास, एक मिनट होल्ड करिएगा, चाहे पुरुषोत्तम अग्रवाल इनकी भी बात लेते। पुरुषोत्तम जी, दिल्ली का मामला जाहिर है बीजेपी बनाम कांग्रेस था, उसमें एक आप पार्टी आई, 3 साल की पृष्ठभूमि हमको 2010 से देखना होगा, अन्ना मूवमेंट से लेकर उसके बाद। यूपी में 4 पार्टियां हैं, 2 नेशनल पार्टियां, उसके बाद बीएसपी और समाजवादी पार्टी, और जातीय समीकरण और बहुत लंबा चौड़ा ताना बाना है। 20 साल 22 साल देखें, तमाम तरह के उठाफटक पॉलिटिकल सिस्टम में हुआ। उसमें क्या केजरीवाल, और मैं जब ये कह रहा हूं 4-5 महीने सामने, उसके भी मद्देनजर कोई फैक्टर बनेंगे, ऐसा है। और मैं निवेदन करूंगा आपसे और सारे पैनल से कि मुझे 1-1.5 मिनट दे दें। जी अनइंटरप्टेड। दिक्कत यह है कि हमारी जो पारंपरिक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और मैं सचमुच चकित हूं और थोड़ा दुखी हूं, यहाँ जिस तरह आम आदमी पार्टी के प्रति अपने फ्रस्ट्रेशन और अपनी हताशा को जिस तरह अभिव्यक्त किया गया, जिन शब्दों में अभिव्यक्त किया गया, उससे मैं सचमुच चिंतित हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये आम आदमी पार्टी के डायनेमिक्स को नहीं समझ रही। आम आदमी पार्टी जो है वो उस तरह की पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टी अभी तक नहीं है। कल को क्या होगा राम जाने। हो सकता है कि इसका भी वही असर जो असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का हुआ था, या सन 77 के चुनाव के बाद जनता पार्टी का जिससे बड़ी उम्मीदें थी उसका हुआ था, वो अभी भविष्य के गर्भ में। अभी स्थिति ये है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का, देखिए जरा तथ्य को सामने रखें, 28 सीटें वो जीते हैं, 20 पर वो दूसरे नंबर में हैं, और कई सीटों पर वो 1,500-2,000 से भी कम वोटों से दूसरे नंबर पर। और ये सब क्या है?
ये आम आदमी पार्टी के अपने संगठन भर का कमाल नहीं है, बल्कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के विकल्प की जो छटपटाहट इस देश की जनता में एब्सोल्युटली राइट, एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव लोगों को दिखा और लोगों ने उसे जैसे अपने मूवमेंट के तौर पर एडॉप्ट कर लिया। मुझे ये नहीं पता कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस विदेशी ने एडॉप्ट किया, लेकिन मेरी आम आदमी पार्टी से या भाजपा से या कांग्रेस से ना कोई लेना है ना कोई देना है। मैं एक स्वतंत्र तो आपको लगता है तमाम नागरिकों समीकरण और उसके बीच भी दिल्ली में क्या हुआ 4 महीने भाई, दिल्ली में 4 महीने में आप मेरी बात सुनिए अजीत जी, दिल्ली में हुआ क्या? लोगों को एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव की तलाश थी। उस क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव के रूप में पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी अपनी गतिविधियों के जरिए उनके सामने थी। लोगों ने उसको चुना। मैंने पहले भी यही कहा था कि क्या वो क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने का काम अगले 4 महीने में आम आदमी पार्टी सारे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में कर पाएगी, और अगर कर पाई तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। ये सवाल एक मिनट कुमार विश्वास आपके पास आऊंगा, लेकिन ये सवाल का जवाब चाहता हूं प्रोफेसर आनंद कुमार। 4 महीने में क्या ऐसी क्रेडिबिलिटी जो आपने 3 साल में दिल्ली में बनाई अन्ना मूवमेंट से, 4 महीने में ऐसा क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, जहां कांग्रेस हाशिए पर चली जाती है, जहां बीजेपी 10 सीट पर सिमट जाती है, वहां आम आदमी पार्टी अगले 4 से 5 महीने में या 3 ही महीने के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा, क्या कर पाएगी? देखिए, हमारे काम की धारावाहिकता अगर बनी रही, क्योंकि हमने पिछले 1.5 बरस में जो दिल्ली में होता था उसकी गूंज, उसकी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के हर कोने में होती थी, और उसमें से ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग आम आदमी पार्टी के रूप में संगठित हो गए और उन्होंने सक्रियता का एक सिलसिला बनाया है। अब दिल्ली के चुनाव का जो लाभ मिलना चाहिए हमको, उसको अगर हमने खूबसूरती से वहां पेश किया, खुले दिल से, अन्य साथियों और आंदोलनों के प्रति सम्मान रखते हुए, क्योंकि भाजपा तो अपना पत्ता चल चुकी है। उसने मुजफ्फरनगर में एक मॉडल दे दिया है कि इस चुनाव को उत्तर प्रदेश में हमको भ्रष्टाचार बनाम सुशासन की बजाय हिंदू बनाम मुसलमान में लड़ना है। उसका थोड़ा लाभ उनको दिल्ली के चुनाव में मिला। तो प्रोफेसर आनंद कुमार नकवी जी, मुख्तार अब्बास नकवी तो कह रहे हैं आप कांग्रेस के खिलाफ लड़िए, बीजेपी के, मोदी के सुशासन के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? यही तो सवाल पूछा है। चल रहा है, तो फिर आपकी लड़ाई मोदी से भी है या नहीं? नहीं, मोदी का तो रथ रुक गया, वो तो मोदी के रथ का पहिया दिल्ली में टूट गया, उसका रिपेयर करना पड़ेगा। सही बात है, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। मुख्तार अब्बास नकवी जी, प्रोफेसर आनंद कुमार कह रहे हैं मोदी का रथ का पहिया दिल्ली में टूट गया, अब रिपेयर करना पड़ेगा, यूपी में मुश्किल होने वाली है। आप भले ही हालांकि मैं फिर से आग्रह करूंगा थोड़ा गुस्सा कम करें, आप तो बहुत संजीदा नेता हैं, एक लाइन बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़ा शांति से बोलेंगे, हंस के बोलेंगे, अच्छा लगेगा। नकवी साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रोफेसर अनंत कुमार जी या भाई कुमार विश्वास जी जो बात कह रहे हैं, सुशासन के रथ में के सामने आप जितने भी कांटे बिछाएंगे वो कांटे फूल बन जाएंगे और वो सुशासन का रथ आगे बढ़ेगा। एक चीज। दूसरी चीज जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि जब ये सारे देश को भ्रष्ट कहते हैं, सारी राजनीतिक व्यवस्था को भ्रष्ट कहते हैं, तो इन्हें ये भी बताना चाहिए कि इन्होंने दिल्ली की लगभग 40 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा करने की कोशिश करो। कौन से विदेशी हैं वो, कौन से विदेशी हैं वो, कौन से विदेशी हैं? अरे भैया, अगर आप कहो कि एनआरआई है तो एनआरआई तो दाऊद इब्राहिम भी है। तो भैया, आप कल को लोकसभा की सीटें उनको गोद देने वाले हो क्या? तो इसलिए ये तो एक नया चैलेंज चला है कि हम यूपी की लड़ाई को दाऊद इब्राहिम से तुलना कर रहे हैं, मुझे लगता है आप नाइंसाफी कर रहे हैं। कुमार विश्वास, अब आप ही जवाब दे। एनआरआई को दाऊद इब्राहिम तो मत कहिए, और एनआरआई को दाऊद इब्राहिम नहीं कर सकते, देश के नागरिक है, उन्होंने चंदा दिया है, नागरिक है, राजनीति में कुमार विश्वास उन्हें वोट देने का अधिकार है। अरे भैया, देखिए टेक्निकली और उन्हें वोट देने का अधिकार है, वो इस देश के नागरिक है। कुमार विश्वास दाऊद इब्राहिम और नहीं कह सकते, ये गलत बात है। अरे मेरे जवाब दीजिए, ये गलत बात। आप बड़े बुद्धिजीवी हैं। नहीं, वो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुख्तार साहब, जो एनआरआई है, जो विदेश में रह रहे हैं, उनको आप दाऊद इब्राहिम कह देंगे, ये क्या? विदेशियों ने दिल्ली को गोद दिया था। जवाब सुन लीजिए, मुख्तार साहब जवाब सुन लीजिए। आप विदेशी जो हमारे एनआरआई हैं, जो विदेशी उसमें रहते हुए भारत का पासपोर्ट रखे हुए, उनको आप दाऊद इब्राहिम कह देंगे। कुमार विश्वास को जवाब देने, कुमार विश्वास जवाब दीजिए। ले लिया मैंने आज आप मैंने टोटल दिया
मुख्तार साहब, आपने 47 बार पूछा कि ये कौन विदेशी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वही भारत के बेटे हैं जो गुजरात के भूकंप के साथ जिन्होंने गुजरात के एक एक जिले को गोद लिया था। अरे हमें तो सबसे पहले पूरा सुनना सीखिए। आप 47 बार बोले, गुजरात को गोद नहीं दिया, गोद दिया था आपने। आप पूछे नहीं दिया मेरे भाई, हमने गुजरात को गोद नहीं दिया। आपने गुजरात के एक जिले को गोद दिया था उस समय जब भूकंप आया था गुजरात में। हमने गुजरात को गोद नहीं दिया। गए हुए भारत के पासपोर्ट इस आंदोलन की कमान संभालना है $10 से, तो उन्हें आप इब्राहिम कह रहे हैं। तो मेरे पास आपकी कोई उत्तर नहीं है। नहीं, मुझे लगता है आप दोनों को रोकना पड़ेगा फिर से। मुझे मुख्तार अब्बास नकवी साहब, कुमार विश्वास, मुझे लगता है चंदे को लेकर आग्रह पूर्वाग्रह है उनका। मुख्तार अब्बास नकवी की एक लाइन है, हालांकि उस पर ऐतराज किसी को भी हो सकता है। एनआरआई को आप दाऊद इब्राहिम नहीं कर सकते। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मुख्तार जी, बहस का मुद्दा आज वो नहीं है। मुख्तार साहब, हम यूपी पर बात कर रहे हैं, चुनाव की राजनीति पर बात कर रहे हैं। मुख्तार साहब हम यूपी पर बात कर रहे हैं। मुख्तार साहब, यूपी पर एक बार फिर से सवाल चाहता हूं, आपसे जवाब चाहता हूं मुख्तार साहब, और आप कहिए अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से तो। मैं जवाब चाहता हूं, यूपी में 80 सीटें, यूपी में बीजेपी के भी 10 सीटें, हमने यूपी में 57 सीटें भी बीजेपी की देखी है 98 में, और तब वाजपेयी की सरकार थी 182 सीटें थी, और उसके बाद उसके पहले 96 में 52 सीटें थी। चरम हमने देखा 98 में। अब सवाल उठता है, यूपी में जब तक आपका सपना पूरा नहीं होगा, रथ मोदी का दिल्ली की तरफ नहीं आएगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप केजरीवाल को किसी तरह से फैक्टर और चुनौती मानते हैं या खारिज करते हैं, जैसा 10 दिन पहले तक दिल्ली में करते रहे? देखिए, बहुत अच्छी बहस आपने अजीत जी शुरू की थी और मैं तो इस पे बहस कर रहा था। अब भाई कुमार विश्वास ने नितिन गडकरी से लेकर के और भाजपा को भ्रष्ट और बेईमानों की पार्टी का, इसलिए मुझे अब आ जाए ना, उनको जवाब देना पड़ा। अब मुद्दे पर आ जाए। उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश का सवाल है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक स्वाभाविक विकल्प है। दिल्ली में जो कुछ हुआ वो उत्तर प्रदेश के लोग बहुत राजनीतिक है, वो समझ रहे हैं कि दिल्ली में अगर ये पार्टी है, इस पार्टी ने मोदी के और भाजपा के सुशासन के रथ को रोकने के लिए एक स्पीड ब्रेकर बनाने का काम किया। कोई स्वाभाविक विकल्प के रूप में नहीं है, ये भाजपा को रोकने के लिए ये काम किया। तो उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को देगी, और आप पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, वो लड़े। मतलब इसका मतलब आप एक तरह से 60 सीटें, मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप ही के पास आ रहा हूं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, 80 में से 60 सीटें आपको दे दी जनता ने आपके सपने के मुताबिक। बची 20 में आप करें बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अगर इनको कुछ हुआ तो ये थोड़ा अपने को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। आज तक का इतिहास 80 के बाद से और 91 के बाद से जब भी चुनाव लड़े, जो पीक था आपका वाजपेयी के समय, उस समय में 57 गया, लेकिन अब 60 मांग रहे हैं। मतलब ये लोग चुनौती मान ही नहीं, वो मान रहे हैं, अच्छी तरह मान रहे हैं। वो आपके सामने कैसे कहेंगे? एक ही बात नेशनल टेलीविजन पर वो कैसे कहें कि मान रहे हैं? एक ही बात ये है केंद्र में कि आनंद कुमार की जो बात, एक मिनट मुख्तार जी, बाकी लोगों को आनंद कुमार की बात को, प्रोफेसर आनंद कुमार की बात को इन्होंने खुद दूसरे ढंग से कह दिया। उन्होंने कहा कि रथ का पहिया पंक्चर हो गया, रिपेयर कराना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर लग गया। तो ये तो मान रहे हैं, और स्पीड ब्रेकर वास्तविकता है। हालत ये है कि आप 32 सीटें लिए बैठे हैं और आपकी ये हिम्मत नहीं हो रही कि इधर उधर से तोड़फोड़ करके सरकार बना ले। तो आपने अगर मान लीजिए कि ऐसी ही स्थिति यूपी के बहाने सारी लोकसभा में खड़ी कर दी, या किसी भी फॉर्मेशन में, मैं केवल आपकी बात नहीं कर रहा, तो ये चिंता तो भाजपा को भी है, कांग्रेस को भी है। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि ना तो भाजपा के प्रवक्ता ना कांग्रेस के प्रवक्ता नेशनल टेलीविजन पर इसको कैसे कहेंगे भाई आप भी कमाल कर रहे हैं। वो कैसे कहें कि हम चुनौती मानते हैं? पहले भी नहीं कह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने बात की, कैसे कहें? अनफॉर्चुनेटली दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं, समझ ही नहीं रहे, ये समझ ही नहीं रहे। और जो लैंग्वेज इस्तेमाल, जो भाषा इस्तेमाल की है मुख्तार भाई, समझ रहे हैं, वो बिल्कुल बता रहा है कि टोटल बौखला चुके हैं। चलिए प्रोफेसर आनंद कुमार, ब्रेक पर जाने से पहले एक सीधा सवाल फिर से, वक्त कम है, आपने किस तरह के कैंडिडेट की तैयारी की है? 3-4 महीने कैंडिडेट का चयन भी बहुत कम वक्त होता है। किस तरह से आपको लगता है, थोड़ा स्ट्रेटजी समझना चाहूंगा कि कहीं ये हम हौसलों का गुब्बारा तो नहीं फुला रहे हैं, ताकि क्योंकि दिल्ली में आपको उम्मीद दिखी, 28 सीटें मिली, इसलिए आप एक उम्मीद के हौसलों का इतना बड़ा गुब्बारा फुलाना चाहते हैं जो लोगों को लगे कि हम बहुत कुछ कर जाएंगे, या वाकई जमीनी हकीकत है कि आपके पास कैंडिडेट है, आपके पास ऐसे लोग हैं, या कोई ऐसे लोगों का कोई गठबंधन बनाकर आपको लगता है कुछ कर पाएंगे, और कितनी सीटों पर?
देखिए, जितना बड़ा गुब्बारा अभी मुख्तार भाई ने पेश किया, 60 सीटें जो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए, अडवाणी नहीं कर पाए, अब उससे बड़ा गुब्बारा तो कोई नहीं फुला सकता है। हम लोग तो पूरी विनम्रता से बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में हम खाली एक निमित्त थे। जनता को गंभीरता से सामने पेश आने वालों में से हम पसंद आए, और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं। समाजवादी पार्टी वापस अपने पुरानी बीमारी की तरफ लौट गई है, अपराधियों की तलाश हो रही है, बाहुबलियों की तलाश हो रही है। बसपा अभी तक भ्रष्टाचार के कारण जो भगदड़ मची थी, बाबू सिंह कुशवाहा जैसी परिस्थितियां, उससे उठ नहीं पाई है, और भाजपा को मुजफ्फरनगर मॉडल ही पसंद आ रहा है। जी, कांग्रेस में इतनी गुटबंदी है कि कांग्रेस का कोई जनता में पेश करने लायक चेहरा नहीं बचा है राहुल गांधी के अलावा। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उत्तर प्रदेश के चारों हिस्से में, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, हरित प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में जो जनता के साथ काम करने वाले लोग हैं और हमारी जो इकाइयां हैं, उन सबको बैठाएं, चलिए जोड़ें, चलिए। ब्रेक का वक्त है प्रोफेसर आनंद कुमार। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, हम ये भी जानना चाहेंगे, 5 दिन हो गए दिल्ली के नतीजे को, मोदी की तरफ से अभी तक कोई बयान क्यों नहीं आया? दिल्ली में अगर ये शर्मिंदगी हुई, दिल्ली में मोदी फैक्टर क्यों नहीं चला? अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में चला, दिल्ली में मोदी का पहिया क्यों पंक्चर हुआ? जैसा कि प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा,